उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गलती मेरी है, मुझे इस बात का एहसास नहीं था क्योंकि अपना भी जन्मदिन मुझको याद नहीं रहता। इसलिए नैतिक रूप से हम जरूरी समझते ही नहीं है कि जन्मदिन लोगों का याद रखा जाए, लेकिन ये मेरी चूक है। आज आपके जन्म दिवस पर परंपरागत तौर पर जो मानवाधिकार प्रतिष्ठान के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और हम भी चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इस काम को करते रहिए। किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा न लगे, इसकी परवाह किए बगैर आप अपने काम को आगे बढ़ाते जाइए। और ये बहुत जरूरी है। बिहार में यूं भी सोचने वाले और बोलने वाले लोगों की कमी है। बिला वजह तो बहुत लोग बोलने में एक्सपर्ट है, तो मत पूछिए, लेकिन कोई चीज के बारे में मुद्दों पर सोचकर, समझकर, अध्ययन करके बोलने वालों की कमी। तो इसलिए आप अपना काम कीजिए। अब प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी का नाम हम देख रहे थे, उनको हम खोज रहे थे, कहीं हमको दिख नहीं रहे, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक रहता हूं उनकी बात सुनने की। अब पता नहीं वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, लेकिन हम उनके बहुत भारी प्रशंसक। हम डॉक्टर साहब को एक बार चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि भाई कुछ लोग तो हैं जो बिहार में अर्थशास्त्र पर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, कहां डिबेट हो पाता है? कौन अध्ययन करके बोलता है? तो जो भी कुछ लोग हैं अपनी बात रखते हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो आज के इस अवसर पर अनेक लोगों को सुनने का मौका मिला। आईसी कुमार जी को भी, गोरेलाल जी को भी सुनने का मौका मिला। सब लोगों को, जिन लोगों ने, राम उपदेश बाबू ने, तो उन्होंने तो कविता में ही बहुत कुछ कह दिया, तो सब लोगों को सुनने का मौका मिला। इसलिए एक तरह से जो हम लोगों का रूटीन है उससे अलग हट करके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सचमुच आपके जन्मदिन का जो उत्सव था उसमें हमने आनंद की अनुभूति की। और बोलने के लिए बहुत कुछ आवश्यक नहीं है कि हर समारोह में कुछ बोला ही जाए, सुनना भी चाहिए। और सुनने में अच्छा लगा। बिहार तो प्रगति कर रहा है, बहुत सारी चुनौतियां, चुनौती कोई एक रहे तब ना। अभी गोरेलाल जी को हम सुन रहे हैं, अभी तो बिहार में प्रगति की या विकास की भूख जगी है, छटपटाहट पैदा हुई है। अभी कोई हमसे पूछे तो ये सब तो भूमिका है, तैयारी है। और इसी भूमिका और तैयारी में चूंकि हम इतना पिछड़े थे कि आज विकास का दर बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सब तो बिल्कुल एक बुनियादी चीजें हो रही है। और अभी जो भी विकास हो रहा है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बदौलत हो रहा है। सरकार खर्च कर रही है, सरकार निवेश कर रही है। इसलिए निवेश का दो हिस्सा, एक निजी निवेश है और एक सरकार का निवेश है। तो अभी जो कुछ भी आप देख रहे हैं उस मुख्यतः सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार के निवेश, हमारे योजना आकार में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण। लेकिन ये टिकाऊ तब होगा जब उसके साथ साथ निजी निवेश हो, जिसको अभी चौधरी जी ने कहा, प्रोफेसर चौधरी जी ने, कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए हर क्षेत्र, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अब ये आमतौर पर कहा जाता है, अब बिहार में 70% लोगों की निर्भरता कृषि पर है। जान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा विकास का मॉडल वही होगा जो दुनिया के दूसरे स्थान पर हुआ है या देश के दूसरे प्रदेशों में हुआ है। आपको अपनी कहानी भी लिखनी पड़ेगी। ये स्थिति कहीं की नहीं। हमारा डिपेंडेंस है कृषि पर 70% लोगों का। हमें इस बात का ख्याल रखना, और हमें तो कृषि के विकास पर ध्यान देना ही होगा। हम लोगों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि समावेशी विकास हो, या जिसको हम कहते हैं न्याय के साथ विकास हो। तो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसकी आमदनी बढ़ी
तभी हम मानेंगे कि विकास की किरण उस व्यक्ति तक पहुंची। तो मालूम है कि आमदनी बढ़ रही है, सरकार की भी आमदनी बढ़ रही है और बहुतों की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन ये आमदनी की वृद्धि समाज के अंतिम आदमी तक जब तक पहुंच न जाए तब तक हम उसे न्याय के साथ विकास नहीं मानेंगे। इसलिए हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। हम अगर सड़क के लिए बेचैन रहते हैं, बिजली के लिए बेचैन रहते हैं, उसी तरह से सामाजिक जो कार्यक्रम है उसके लिए भी हमारी उतनी ही बेचैनी होती है, कृषि पर भी उतनी ही बेचैनी होती है। अब कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए, समेकित विकास के लिए हमने जब कृषि कैबिनेट की बात कही, अखबार वालों ने उसे कृषि कैबिनेट नाम दिया, हमने बनाया कैबिनेट कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का गठन किया। जितने लोग संबंधित और हमारे खेत को जो जो चीज चाहिए उसको पहुंचाने वाले जितने विभाग हैं सबको हमने शामिल किया और उसके हर विषय पर गौर करना शुरू किया। रोड मैप तो बनाया कृषि का, अब वो रोड मैप तो कुछ वर्षों के लिए था, आगे के लिए जो करना उससे आगे और व्यापक बनाना, तो उसके हर विषय पर ध्यान दें। और देखिए कृषि का विकास अभी तो बहुत पीछे है। जब इस देश में हरित क्रांति आई तो वो बिहार तक नहीं पहुंच पाई। केंद्र का फोकस भी था पंजाब हरियाणा या थोड़ा सा सटा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका। और हम बार बार कहते हैं कि हमें जो दूसरी हरित क्रांति की बात करते हैं या हम तो इंद्रधनुषी क्रांति की बात करते हैं, रेनबो रिवॉल्यूशन। और हम हमेशा कहते हैं कि इसको दूसरी हरित क्रांति कह लीजिए, जो भी कहना हो कह लीजिए, ये कभी भी पहली हरित क्रांति का कार्बन कॉपी नहीं होगा। इसमें बहुत सारी बातें होंगी। अभी 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जैविक खेती पर, हम उसके हर पहलू पर सजग, और न जाने हर एक क्षेत्र में डेयरी हो, फिशरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, अनेक क्षेत्र, चाहे बागवानी हो, फल सब्जी हो, चीन में भी हमने देखा। हमने क्या देखा, हम क्या चाहते, क्या सीखने लायक, इन सब विषयों पर एक अलग से उस पर चर्चा होगी। तारा बाबू ने उसको आयोजित किया है, काउंसिल में फिर होगा, तो उन बातों की हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कृषि का विकास तो जरूरी है, और एक तो कृषि में जो हम उत्पादन करते हैं उसकी वृद्धि होनी चाहिए, और दूसरा वैल्यू एडिशन होना चाहिए, मूल्य संवर्धन, और उसके लिए प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग की जरूरत है। और ये कोई मामूली नहीं है। बिहार में हम ये ना सोचें कि भाई वो उस प्रकार के प्लांट आएंगे जिसका कच्चा माल यहाँ नहीं है। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। जापान में आयरन ओर नहीं है लेकिन स्टील प्लांट है, दुनिया भर में स्टील मिलता है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अभी उस स्टेज पर हम नहीं पहुंचे। हमारे यहाँ जो कच्चा माल है, हमारे कृषि का जो उत्पाद है, उसी पर आधारित उद्योग आएंगे। और एक बात जान लीजिए, प्रसंस्करण का जो उद्योग है, जब मेरे जिम्मे कृषि मंत्रालय था तो उसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को भी उसी मंत्रालय में डाला गया। तो मैंने देखा है, और जब नीति तैयार की जा रही थी, कृषि की नीति तो बनी ही हमारे समय में, खाद्य प्रसंस्करण की नीति पर भी हमने बुनियादी काम करवाया था। हमने देखा कि उससे ज्यादा रोजगार पैदा करने का कोई दूसरा क्षेत्र नहीं, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते। इसलिए हम बिहार में, क्योंकि 70% लोग जब डिपेंडेंट हैं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। उनको अगर बिल्कुल उनकी जीविका को चलाने लायक रोजगार नहीं प्राप्त होगा, तब तक बिहार का टिकाऊ विकास नहीं संभव। तो और जो कुछ भी हो, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में 10 करोड़ 37 लाख की हमारी आबादी हो, हम तो कुछ नहीं भी करेंगे तो भी थोड़ा बहुत उन सेक्टर्स का विकास होगा। सबको जरूरत है, हर आदमी की जरूरत की चीजें हैं, वो बाजार जाता है तो उन सेक्टर्स का विकास होगा। आज माहौल अच्छा है, अब कोई फोन करके रंगदारी नहीं मांग रहा है, और रंगदारी मांगने के बाद जो धमकी देता था कि इतना बजे तक नहीं दोगे तो फॉर्म पटक देंगे, आज वो हिम्मत नहीं करता। अगर कोई आजमाने की हिम्मत करेगा, जरूरत करेगा,
तो पाताल में भी रहेगा, उसको ढूंढ निकाला जाएगा और उसको कानून के कटघरे पर खड़ा कराया। वो जादू की छड़ी हमारे पास नहीं, लेकिन संकल्प है। लोगों ने भरोसा व्यक्त किया है तो मेरे मन में इतना रहता है कि हमको कल की चिंता नहीं। जनता ने अगर भरोसा दिया है तो हम आज उनके कष्ट को जितना हर सकते हैं उसको हरने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं हमारे लिए। वही चीजों से कोई हमको न तो भयभीत कर सकता है, न कोई हमको विचलित कर सकता है अपने मार्ग से, और यही कारण है। तो अब जब माहौल बदला है, अब पहले परिवार को लेकर के लोग बाहर नहीं खाना खाने जाते थे, आज लोग इंतजार करते हैं 10:30 बजे रात में भी अगर मिलता है तो भी खाते हैं परिवार के साथ। तो आखिर तो कई तरह की चीजें बढ़ती है। अब लोगों की इच्छा होती है कि जरा चले बाहर निकले, किसको मन नहीं करता रोज रोज घर में खाया, एक आध दिन परिवार के साथ जरा बाहर निकल के देखा। तो इस तरह की चीजें, तो अब माहौल बदला है तो वो सब होगा, लेकिन मूल है हमारा एक तरफ कृषि और दूसरा तरफ उद्योग, ये दोनों का होना चाहिए। तो जहां कृषि के लिए हमारा ध्यान है, वही उद्योग के लिए विशेष राज्य का दर्जा हम किस लिए मांगते हैं, ये बड़ा समझना जरूरी है। विशेष राज्य का दर्जा हमें प्राप्त होगा तो जितना हमें केंद्रीय योजनाओं में सहायता मिल पाएगी वो तो अपनी जगह पर, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी होती है उसमें राज्य का जो हिस्सा होता है उसमें कम हिस्सा लगाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। उसकी कुल राशि को जोड़ लीजिए तो बहुत बड़ी राशि नहीं है। असल चीज है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इसमें अगर कोई पूंजी लगाएगा तो निवेशकों को कई प्रकार की रियायतें मिलती है टैक्स केंद्रीय करों। हमने तो अपनी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बना ली है, हमारे हाथ में तो जितना टैक्स है उसमें तो हम छूट दे ही रहे हैं। हम छूट ही नहीं दे रहे हैं बल्कि हम कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। अगर कोई पूंजी लगा करके अपना उद्योग चला लेगा तो उसके बाद हमको पूंजी में भी हम मदद कर रहे हैं। हमारी जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है उस देश में सबसे बेहतरीन है, हमारा दावा। इतनी ज्यादा सहायता कोई नहीं देता, लेकिन क्यों नहीं बहुत संख्या में लोग आते हैं, इसलिए कि हम कितनी भी सहायता दें, दरअसल जो केंद्रीय कर हैं वो ज्यादा, और अगर केंद्रीय करों में कुछ वर्षों तक की रियायत अगर मिलती है तो लोग पूंजी लगाने के लिए प्रेरित होते हैं, और अगर पूंजी लगाएंगे तो उद्योग धंधा लगेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जो भी एंसिलरी की बात कर रहे थे उद्योग लगेगा तभी तो एंसिलरी भी लगेगा। हमें साइकिल वालों को, आप फिर आज का अवसर नहीं है, लेकिन जब हमने बच्चियों को साइकिल देना शुरू किया तो हमने अपने बिहार के जितने उद्यमी थे सबको हम हर मीटिंग में कहते थे, अरे भाई साइकिल का भी तो एक कारखाना लगा दो। तो लोग सोचते थे कि सरकार साइकिल खरीदे, हम साइकिल खरीदने वाले नहीं, साइकिल खरीदेंगे तो घपला ही होगा ना। पता चला कि उसका स्पोक गड़बड़ दे दिया, सीट गड़बड़ दे दिया, अक्कल होके जल्दी टूट गया, तो हर जगह हम साइकिल दे रहे हैं, अगला दिन निकलेगा साइकिल का जुलूस, टूटा हुआ साइकिल। तो पता चला हम साइकिल योजना से शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, तो मालूम हुआ कि साइकिल घोटाला हो गया। हमने कहा हम तो पैसा देंगे, मांग है, अच्छा माल पैदा करिए, लोग आपका साइकिल खरीदेंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सके। अब इतना कांस्टेंट मार्केट हो गया, स्थिर है, मैंने बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। लड़कियों के बाद हमने लड़कों को दे दिए 1,70,000 पहले साल लड़कियों को, और पिछला साल जो बीता उसमें 5,55,000 साइकिल देना पड़ा लड़कियों को, और उसका हमने लड़कों के लिए भी शुरू कर दिया। तो लड़कों के लिए जो शुरू किया तो वो 6.25 लाख है। तो पिछले ही साल 12 लाख से ज्यादा साइकिल एक साल में हम खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। अब लड़के लड़कियों की संख्या तो हर साल बढ़ती जाएगी, तो साइकिल की आवश्यकता तो सिर्फ 9वीं क्लास के बच्चे बच्चियों के लिए बढ़ती जाएगी। तो ये रहस्य तो देख लिया साइकिल के मैन्युफैक्चरर्स ने, तो अब सब भाग आ रहे हैं अपना साइकिल बनाने लगाने। तो जब साइकिल की फैक्ट्री लगाएंगे तो 10 एंसिलरी भी उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई साइकिल मैन्युफैक्चरर हर पार्ट खुद नहीं बनाता, वो अपने लायक एंसिलरी विकसित कराता है और उससे पार्ट देता है, तो एंसिलरी विकसित होगा, रोजगार के अवसर भी। मैंने एक उदाहरण दिया, हम कभी कभी आश्चर्य लगता है, कोई बाहर का आदमी सुनेगा तो क्या कहेगा, ये किस प्रिमिटिव स्टेज की बात कर रहा है, ये साइकिल के कारखाने की बात कर रहा है। लेकिन हम इससे कभी भी लज्जित नहीं होते, हम वहां हम शुरू करेंगे, बेटर लेट देन नेवर।
हम जहां वहीं से शुरू करेंगे, यहीं से हमारी बुनियाद हो। किसी ने सोचा था कि 4000 करोड़ का प्लान शायद बिहार का छठे साल बढ़कर के 24,000 करोड़ का हो जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। कोई सपना देखता था कि 4000 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया ये लोग एक साल में सड़कों पर खर्च करने में कामयाब होंगे? पूरे बिहार का योजना का आकार जितना नहीं था, उससे ज्यादा हम सड़कों पर खर्च कर रहे हैं और हमें संतोष नहीं। अभी हम और खर्च करें, और अभी तो हम सड़क की क्वालिटी देख करके हम बेचैन हैं तब से। और ये ऐसा मत समझिएगा पत्रकार बंधु, ये बिहार के सड़क की बात नहीं करता हूं, मैं देश भर के सड़क की बात कर रहा हूं। कभी कभी आप लोग गफलत के शिकार हो जाते हैं, बड़े कमतरी के शिकार होते हैं हम सब। ये बिहार की बात है, हमारे बिहार की सड़क दूसरे देश के दूसरे हिस्सों की सड़क से खराब अब नहीं है। हम तो अपने पूरे देश की बात करते हैं। अगर हम देश की तरफ से गए थे, भारत सरकार के कहने से गए थे, तो हमने देखा तो अपने देश के लिए कुछ बात नहीं कही। हाँ, बिहार में हम मुख्यमंत्री हैं, आपने हमें काम सरकार चलाने का अवसर दिया है, तो हम बिहार में देखेंगे कि कैसे उसको और बेहतर कर सके, वो एक भिन्न विषय। तो हम लोग इन चीजों में लगा रहे हैं, और जब बुनियादी ढांचा तैयार होगा तो औद्योगिकरण का भी आधार बनेगा, कृषि के भी आगे बढ़ने का आधार बनेगा, और क्यों नहीं हम विकास कर सकते। हम प्राइमरी सेक्टर में भी विकसित होंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी में भी विकसित होंगे, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, हम आशावादी हैं, और हम तो लड़ते रहेंगे। आज माननीय सुशील जी ने बताया आपको, ये तो दिल्ली में बैठ के लोग यही सब अन्याय ही करते रहता है, अन्याय ही करने वाले लोग हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बिल्कुल ही पार्टीगत राजनीति के आधार पर लिए जाते हैं। वरना बिहार की जो विशेष दर्जा की मांग है, इस मांग में कोई कमी नहीं। अच्छा, आप लोग ये सब व्याख्या मत करिए जो आप कर देते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा फला को मिला तो इतना गुना हो, वो सब आंकड़े ठीक नहीं, कंपेरेबल फिगर्स नहीं है। हम अभी सुधार देना चाहते हैं, वो फिगर कंपेरेबल करना पड़ेगा ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। जिस हिमाचल प्रदेश की बात की, वहां पर कितना हाइडल प्रोजेक्ट लग रहा है आपको मालूम है? या कई प्रकार के उद्योग गए, पंजाब के लोग बोलते रहते हैं कि हमारा सारा उद्योग उधर गए, उत्तरांचल को मिला तो नीचे से बहुत सारे उद्योग वहां चले गए। इसलिए ऐसी बात नहीं है, उद्योग में संपूर्ण निवेश की बात नहीं, या पूरे जीएसडीपी की बात नहीं है। जीएसडीपी में रिफ्लेक्ट होने में कुछ समय लगेगा, 5 साल 10 साल तो टैक्स का ही छूट है, तभी तुरंत कैसे आपके जीएसडीपी में रिफ्लेक्ट कर देगा? या हमारे टैक्स की आमदनी कहां बढ़ेगी? ये बढ़ेगी भविष्य में। आज जो हम लोग कर रहे हैं बिहार में, उसका बहुत सारा लाभ आज से 5 साल 10 साल के बाद जो सरकार होगी उसको मिलेगा। लेकिन ये सोच करके कि आज हमारी सरकार को क्या लाभ मिलेगा अगर हम काम न करें, तो ये तो हम आगे वाली पीढ़ी के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए हमें तो सोचना है आगे का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उसका बहुत लाभ है। और बिल्कुल बुनियादी बात है कि विशेष राज्य का दर्जा होगा तो निजी पूंजी का निवेश प्रोत्साहित हो। बहुत स्पष्ट बात है, वो मिलना ही चाहिए। और मैं तो यह चर्चा करना चाहता हूं, हमारी पार्टी की तरफ से अभियान चलाया गया, 1 करोड़ का लक्ष्य था। और मुझे कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई जानकारी दे रहे थे कि वो 1 करोड़ से ज्यादा बन चुका, संख्या प्राप्त हो चुकी। और जो हमने देखा उस सब का जिल्द बनाया जा रहा, और पक्का कोई भी उलट करके देख ले, और उसमें आदमी का हस्ताक्षर है। और बहुत लोगों ने, आजकल मोबाइल हो गया, बहुत लोगों के पास अपना अपना मोबाइल नंबर लिखा है। तो क्या मतलब लोगों के मन में ये बात अब पैदा हुई है, और सबके मन में बात पैदा हो गई। बहुत लोग नाहक इसको विवाद का मुद्दा बनाना चाहते हैं और ये बात करते हैं कि हम लोग थे तो हम लोगों ने क्या किया। अरे हम जब दिल्ली में थे सरकार में रहते हुए, यह मेरा ही प्रयत्न है कि बिहार पुनर्गठन विधेयक है, उस पुनर्गठन विधेयक में विशेष तौर पर ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा गया है कि प्लानिंग कमीशन में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सेल गठित होगा, वो इस बात का आकलन करता रहेगा
कि बिहार के पुनर्गठन झारखंड के अलग होने के बाद करने का मतलब बिहार को और क्या विशेष सहायता की जरूरत है, ये एक्ट में है, कानून में है। अभी हमने मोन्टेक सिंह जी उपाध्यक्ष, हमने प्लानिंग कमीशन में मीटिंग थी, हमने कहा जरा देख लीजिए ये आपका कुछ, और विधान परिषद का सर्वसम्मत प्रस्ताव कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज क्या बात है भाई, 3 राज्य के कर्जे की माफी का प्रस्ताव पर विचार चल रहा, और हम 2006 से बिहार के सर्वदलीय शिष्टमंडल के मिलने के लिए बिहार के विशेष दर्जा की मांग पर जोर डालने के लिए समय मांग रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है, बाकी कामों के लिए जब समय मांगते हैं तब मिलता है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेकर बिहार के सभी दलों के शिष्टमंडल को मिलने के लिए हमने समय मांगा, वो समय नहीं मिलता। और बाकी राज्यों में राजनीतिक पार्टीगत राजनीति के आधार पर निर्णय तो राजनीतिक सब होते हैं, लेकिन पार्टी के स्वार्थ के आधार पर इस प्रकार का निर्णय लिया जाए, अब बिहार के मांग की उपेक्षा की जाए। अभी नवल किशोर चौधरी जी ने कहा है कि लेकर के वहां पर पहुंचाने की कोशिश होगी, और नहीं वो मानेंगे तो हम तो यहाँ अभियान छेड़ेंगे, हम तो आह्वान करेंगे बिहार भर की जनता को कि जुटो गांधी मैदान में, हम पूरी अपनी भावना का प्रकटीकरण करेंगे। उसके बाद फिर ही सुनते हैं तो आगे जो भी होगा हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार का न्याय, बिहार के साथ भी न्याय होना चाहिए। हमको किसी राज्य को कुछ भी दीजिए, कोई एतराज नहीं, जिसको जो देना है दीजिए। साहब कोसी का संकट होता, उसमें भी नहीं कुछ मिला। रिलीफ का पैसा देना तो उनका दायित्व तो है, वो कानून बना हुआ है, वो कोई कृपा नहीं है। लेकिन उसके बाद कहां मिला? उसके बाद तो 1 नया पैसा नहीं मिला। ये तो हमने वर्ल्ड बैंक के सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने टीम भेजी और उनको लगा कि ये जरूरी है, तो अभी करीब करीब 1100 करोड़ रुपए की सहायता वहां से प्राप्त की, उसके आधार पर हमने शुरू किया। अभी और हम निगोशिएट कर रहे हैं कि थोड़ा और जो जरूरी काम उसके लिए बढ़े। तो साहब आप बताए तो पैसा नहीं, सहायता नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मांगे तो वो नहीं। तो ये जो अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती। और बाकी बहुत सारी चीजें मैं तो बिहार के तमाम बुद्धिजीवियों से, बिहार के तमाम राजनेताओं से, राजनीतिक दल के नेताओं से मैं अपील करूं। देखिए, राजनीतिक दल का काम है अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश करना, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी पीढ़ी का, नई पीढ़ी का भविष्य संवारने के लिए कुछ मुद्दों पर तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए। उससे परस्पर विरोधी बात क्यों करें? सब लोग मिलकर के इस बात को रखें। और बिहार के सामने चुनौतियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन एक जो मुझे सबसे बड़ा शुभ लक्षण दिखाई देता है वह है बिहार के लोगों का अब मन बन गया है। सबसे बड़ी बात, पहले लोगों को लगता था कुछ नहीं हो सकता, एक नहीं होता सिनिसिज्म, ऐसा था कि लोग सोचते थे अरे छोड़ो कुछ नहीं। बिहार के लोगों को लगता है क्यों नहीं हो सकता, जरूर होगा, हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज है, और हमें इस तेवर को, इस भावना को बरकरार रखना है। और मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं तो आशावादी हूं। और बाकी सब चीजों पर तो नजर रखना ही है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात तो उसी का उपाय हम लोग ने कर दिया भाई, एक समय सीमा के अंदर ये सेवा प्रदान करनी होगी। कानून हमने बना दिया, नियमावली भी बन गई है, अब ट्रेनिंग चल रही है लोगों को। जनता को भी इसके लिए बहुत करना पड़ेगा, सरकार की तरफ से भी लोक शिक्षण का काम होगा, लेकिन सभी को चाहिए करना। भाई लोगों को भी जानकारी होना चाहिए कि हमको ये चाहिए, तो एप्लीकेशन डाल करके 15 दिन, 3 सप्ताह, जो भी उतना दिन इंतजार कर लेते हैं, और जरूरत है तो उसी हिसाब से पहले एप्लीकेशन दे दें, ताकि वरना अगर एप्लीकेशन देने के बाद अगर 3 सप्ताह में मिलना है फिर बीच में चले जाइएगा तो इतना चालाक पूछने की क्या हो रहा है। तो जो हमको लोगों से मिलता है उसके आधार पर हम कदम उठाते हैं, और हम लोगों के सामने भी कहते हैं। ठीक है, आप पंचायत की सब आलोचना करते थे, आपको याद होगा शायद कोई दिन तो हमारा विकास यात्रा में शाम का कार्यक्रम संवाद होता था, तो हम लोगों को बताते थे पंचायत आपके लिए, आप अपने अधिकार को पहचानिए। ये आपको बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी, ये जो मिसकंडक्ट है
वो तो सबसे बड़ी चीज है, उसी के आधार पर कार्रवाई प्रोसीडिंग चला करके उनको छुट्टी भी कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में, उनको छुट्टी भी कर दीजिए। तो कृपा करके आज के दिन हम इतना कहेंगे कि अपने प्रतिष्ठान के जरिए भी ये जो लोक सेवा का अधिकार कानून है, इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को जागृत करने की कोशिश अवश्य की जाएगी। ये लोगों के लिए फायदा, और देखिए हर